नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नई दिल्ली सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह से मुलाकात की है, तो वहीं साय ने उन्हें नक्सलियों के नई पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति की सफलता से अवगत कराया है। साथ ही बस्तर के विकास को नई दिशा मिल रही है, उन्होंने कहा है। तो वहीं बस्तर में नक्सलवाद अंतिम चरण पे है। वहीं उन्होंने विकास और पर्यटन पर भी गृह मंत्री से चर्चा की। साय ने बताया कि सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। आपको बता दें, सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को दिल्ली पहुंचे हैं। यहां वे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा होगी। तो वहीं विष्णुदेव सरकार में 2 मंत्रियों के पद अभी भी खाली हैं। तो आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होगी। तो वहीं आपको बता दें, विष्णुदेव सरकार में 2 मंत्रियों के पद अभी भी खाली है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के चलते मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा था। तो वहीं अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और गजेंद्र यादव मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि पर विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है। आपको बता दें, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है सीएम साय। गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। तो वहीं आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा भी संभव। बता दें, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है सीएम साय। हाँ, वो दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। आज और कल 2 दिन का दौरा है और कई कार्यक्रम में वहाँ पर भाग लेंगे। मंत्रियों से मुलाकात भी है। हाँ, वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम साय। तो वहीं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। तो वहीं इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम साय हैं, क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि मंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ विकास को लेकर लगातार जो है विष्णुदेव साय सरकार जो है छत्तीसगढ़ के लिए कार्य कर रही है और इसी के तहत जो है आए दिन जो है दौरों का दौर जो है सीएम साय का देखने को मिलता है। और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि सीएम साय कल दिल्ली रवाना हुए हैं दोपहर 2 बजे और वहां जाकर शाम को जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नक्सलवाद पे काफी चर्चा हुई उनसे और क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए काफी लंबी वार्ता हुई और सराहनीय पहल विष्णुदेव साय की तरफ से की गई और नक्सलवाद के अंतिम चरण की बात जो है सीएम साय द्वारा अवगत कराया गया जो है गृह मंत्री अमित शाह को। जी बिल्कुल मनोज, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होनी है। कब तक संभव है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? दिव्या, आपको बता दूं, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सीएम साय ने बयान दिया। जाते समय एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इंतजार का समय है। मंत्रिमंडल के साथ साथ जो निगम मंडलों के अध्यक्षों का चुनाव होना, उस सब संदर्भ में जो है सीएम साय ने सिरे से खारिज कर दिया। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जो है छत्तीसगढ़ के विकास की बात की। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, 30 तारीख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ पर प्रस्तावित है बिलासपुर में और साथ ही साथ 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी का भी दौरा छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित है। तो ऐसे में इस पर जो है विचार विमर्श जो है उन्होंने किया और साथ ही साथ पूरा रोड मैप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सीएम साय ने रखा है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को काफी बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी
जी बिल्कुल मनोज, 2 मंत्रियों के पद अभी भी खाली है, किनका नाम आगे चल रहा है मंत्री पद के लिए? देखिए दिव्या, जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो कल सीएम साहब जाते समय एयरपोर्ट पर जब मीडिया से चर्चा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्रिमंडल के लिए विस्तार के लिए अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ में आता है कि जब मीडिया से उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान स्पष्ट कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के जो विस्तार की कवायदे लगाई जा रही हैं वो सीधे से खारिज उन्होंने कर दिया है। तो ऐसा माना सकता है कि अभी किसी का नाम लेना जो है मुनासिब नहीं समझा जाएगा, तो इसलिए जो है अभी इस पर कोई टीका टिप्पणी भी करना उचित नहीं प्रतीत होता है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें, राज्य की 153 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है। तो ऐसे में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये जवाब दिया है। जहां ध्यानाकर्षण में अजय चंद्राकर ने एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले फंड का मुद्दा भी उठाया था, तो वहीं सवाल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 364 संस्थाओं को विदेशी सहायता छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो उन 364 संस्था में से 84 संस्थाओं पर बैन लगा दिया गया है, तो वहीं 127 संस्थाएं एक्सपायर हैं। तो आपको बता दें वो काम नहीं कर रही हैं, जबकि 153 संस्था वर्तमान में काम कर रही हैं जिन्हें विदेशों से राशि मिल रही है। तो आपको बता दें, गृह मंत्री ने बताया कि 153 संस्थाओं की एक्टिविटी पर सरकार ध्यान रख रही है। ऐसे में पिछले 3 सालों में प्राप्त होने वाली 153 संस्था का फाइनेंशियल ऑडिट करने के बात भी गृह मंत्री ने कही है। आपको बता दें, धर्मांतरण कानून, विधानसभा में धर्मांतरण कानून का मुद्दा गूंजा है। जानकारी, धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों पर ही जीना रहता था उस सरकार को, आंकड़ों के आधार पर ही खुद को सही साबित करना होता था। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं अब आपको। साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, विधानसभा में इस बार भी धर्मांतरण का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी दिव्या, आपको बता दें दिव्या, जो ये धर्मांतरण का मुद्दा है सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं है, ये पूरे देश में प्रचलन सा चल चुका है, जिसको लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट भी काफी चिंता व्यक्त की थी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर। तो निश्चित रूप से बात कर ले छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण के ज्यादा मामला सामने देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए जो है अब जो है इस पर एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे देश के लिए जरूरत है। आपको बता दूं धर्मांतरण होता कैसे है दिव्या। धर्मांतरण जो ये गरीब तबके के लोग होते हैं उनको जो है ईसाई समुदाय द्वारा उनको लालच दिया जाता है कि हम आपको जॉब देंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपको अच्छी खासी जिंदगी देंगे। इसी सब लालच में आकर ये धर्मांतरण से केसेस ज्यादा देखने सुनने को मिलते हैं, जिसको लेकर अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार भी सख्त नजर आ रही है, अब जरूरी समझ रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कानून बनाने की बात जो है गृह मंत्री द्वारा जो है सदन में यह बात स्पष्ट की गई है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर अब जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब ये मामला गूंजा है तो इसको अब जो है गृह मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया है कि इस पर अब कानून बनाने की आवश्यकता नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, विदेशी फंडिंग का जिक्र लगातार किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर फंडिंग कहाँ से हो रही है? जी निश्चित दिव्या, देखिए जो एनजीओ के माध्यम से विदेशों से फंड आता है, वही फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल कर धर्मांतरण के लिए जो है ईसाई समुदाय प्रेरित करता है, जिसको लेकर जो है सरकार अब काफी सख्त नजर आ रही है और 84 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी सरकार द्वारा की गई है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब सरकार को और एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो है चिंतित होना धर्मांतरण के मुद्दे पे कहीं न कहीं बड़ी बात सामने निकल कर आती है, जिसको लेकर सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश की सरकारों को एकदम सख्त होने की जरूरत है। नहीं तो धर्मांतरण का मुद्दा कभी यहाँ से चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे देश से खत्म नहीं हो सकता। जो उन लोगों को जो बाहरी फंडिंग होती है एनजीओ के माध्यम से उनको गलत तरीके से
से गुमराह करके गरीब लोगों को उकसाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है, एक उनको कहा जा सकता है कि माइंड वॉश किया जाता है, तो वो लोग बेचारे जो है इन लोगों के झांसे में आकर धर्मांतरण के लिए मजबूर हो जाते हैं अपनी गरीबों को देखते हुए। तो ये सब चीजों पे सरकार को सख्त होने की बहुत सख्त आवश्यकता है दिव्या जी। जी बिल्कुल, धर्मांतरण कानून को लेकर लगातार सरकार सख्त है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से? जी दिव्या, जिस तरह से कल गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में यह बात बताई कि उन्होंने 84 लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है और बाकी लोगों की जांच भी चल रही है और कई लोग इसमें धर्मांतरण के मुद्दे में, रायपुर राजधानी की अभी विगत कुछ दिनों की बात है तो लगातार जो है धर्मांतरण के मुद्दों पर काफी जो है यहाँ पर पुलिस भी सक्रिय नजर आती है, लगातार शिकायतें मिलती है, पुलिस द्वारा धर पकड़ करके उनको जेल में डाला जा रहा है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण के मुद्दों पर जो है सख्त नजर आ रही है, लेकिन और भी सख्ती करने की आवश्यकता सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त होने की आवश्यकता नजर आती है। जी ठीक है मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां बलौदा बाजार सिटी कोतवाली में एक युवक ने रोड मुख्य मार्ग पर डरा धमकाकर चाकू की नोक पर लोगों से पैसा लूटने का प्रयास किया और 2 लोगों को घायल भी कर दिया। तो वहीं आपको बता दें, आसपास के लोगों के आवाज लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया। तो इन लोगों के द्वारा यदि प्रयास नहीं किया जाता तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो आपको बता दें, तत्काल पुलिस को सूचना देकर युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। तो वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 119, 25 और 27 आर्म्स एक्ट लगाकर जेल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, बलौदा बाजार से खबर है जहां दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूट किया गया है। तो वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें, बलौदा बाजार से खबर है जहां दिन दहाड़े चाकू की नोक पर युवक के साथ लूटपाट किया गया है। तो वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 119, 25 और 27 आर्म्स एक्ट लगाकर उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें, बलौदा बाजार से यह खबर है जहां आरोपी को जेल भेजा गया। दिन दहाड़े लूट की घटना को आरोपी अंजाम दे रहा था। और आधे लगातार बलौदा बाजार में बदमाशों का आतंक जारी है, जहां युवक दिन दहाड़े युवक के साथ लूटपाट कर रहा था, जिसके बाद शोर मचाने पर लोग वहां पे इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे 119, 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया गया। बता दें, बलौदा बाजार से यह खबर है जहां चाकू की नोक पर लूटपाट किया गया है। वहीं इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ बन गए। प्रदीप, बलौदा बाजार में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है, युवक से लूटपाट हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दूं कि ये युवक ऑनलाइन चाकू बुलाते हैं, बहुत लगातार पुलिस द्वारा जो किसी भी फ्लिपकार्ट से जो चाकू बुलाना है, इसी के कारण यही है कि ये चाकू से लेकर यहाँ पर 2 लोगों को घायल जख्मी कर दिया था और कई लोग से रंगदारी मांग रहा था। जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, जब पुलिस को सूचना दिए, तब पुलिस आके इस व्यक्ति को 6 जब पकड़ती, तब ले देख के ये जो आरोपी है राजा ध्रुव नाम का, तब समझो ये आतंक काफिर बदमाश है। इसमें कई प्रकरण थाने में दर्ज है और जिन भी रोड में खड़े होकर रंगदारी कर रहा था, लूटपाट माने लोग पैसे मांग रहा था, तब कई मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस जब आई तब मुश्किल से कंट्रोल हुआ और उसके हाथ से 12 इंच का चाकू जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वो जब्त किया गया। बहुत बड़ी घटना घट गई, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो नशे में था आरोपी और आंतक खातिर बदमाश इसके प्रकरण थाने में दर्ज है, नहीं तो इसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जी बिल्कुल प्रदीप, लूटपाट के दौरान जो लोग घायल हुए उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? ठीक है, वो भी बराबरी के लोग थे, इनके युवा लड़के 2 लड़के थे जिनके साथ बराबरी से संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद छोटी उनकी टांग में और हाथों में चोट आई, जिसका प्राथमिक इलाज करने के बाद उनको छुट्टी दी गई। लेकिन निश्चित है कि ये युवक नशे में था, क्योंकि इसमें शक्तिशाली नहीं थी और दोनों युवा लड़के को पकड़ के और मोहल्ले वाले को मतलब मिल के पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस करने के बाद उसको पुलिस आती है, उसको पकड़ती है। तो एक निश्चित है कि बहुत बड़ी घटना है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गुंडों बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके देखने को मिल रहा है लगातार। ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें, आरोपी को जेल भेजा गया, जहां सरकारी सिस्टम से लोग जब त्रस्त हो जाते हैं तो ऐसे खौफनाक कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। तो आपको बता दें, जिस तरह बलौदा बाजार जिले के सुहेला तहसील
दफ्तर में किसान लंबे समय से उनका काम नहीं होने से दफ्तर का चक्कर लगा रहा था। तो वहीं आपको बता दें, जमीन विवाद को लेकर किसान हीरालाल साहू परेशान था। बार बार तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर तहसील कार्यालय में ही जहर खा लिया था। तो यहाँ आपको बता दें, पीड़ित का इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं किसान हीरालाल साहू निवासी है, तो वह अब लंबे समय से अपनी जमीन पर कब्जे से जुड़े विवाद को लेकर परेशान था। तो यह प्रकरण सुहेला तहसील में चल रहा था। आपको बता दें, कई बार तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी प्रशासन से मदद न मिलने पर किसान परेशान चल रहा था। तो इस मामले में तहसीलदार कुणाल सवैया का राजस्व विभाग ने निलंबित भी कर दिया है, जिसका आदेश जारी हो गया है। तो आपको बता दें, वहीं हमारे साथ प्रदीप महेश्वरी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, तहसील दफ्तर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान ने जहर खा लिया है, क्या कुछ मामला है? तो आपको बता दें कि बड़ौदा के तहसील सुहेला का मामला है और राजस्व विभाग शुरू से छत्तीसगढ़ में सुर्खियों पर रहा हुआ है। आपको बता दें, यहाँ पर किसान बहुत परेशान रहते हैं। सरकार कई योजनाएं किसानों को निकालती है, अन्नदाता किसानों को बोलती है, परंतु सरकारी सिस्टम इतना फेल है कि आदमी एक 52 डिस्ट्रिक्ट जमीन के लिए हीरालाल साहू जैसे व्यक्ति को 6 महीने से एक तहसीलदार घुमाता है। घुमाने के बाद वो अंत परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो आत्महत्या कार्यालय में करता है। इस प्रकार की जो घटना राजस्व विभाग की जो कार्यशैली है, निश्चित है कि छत्तीसगढ़ को बदनाम, सरकार को बदनाम करने की बहुत बड़ा सिस्टम सुधारना पड़ेगा। और कांग्रेस से बैठा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस की समिति के दल वहां पर जाए हीरालाल से मुलाकात करने के बाद जब विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा कि अन्नदाता, छत्तीसगढ़ अन्नदाता जहर खाने के लिए मजबूर है, सरकार सोई हुई है और अधिकारी मस्त है और उसको अपमानित करते हैं बुला के बच्चे के सामने, तो निश्चित ही इस घटना को आदमी अपमान नहीं सहन किया और उसने तहसील कार्यालय में ही जहर खाया और इसलिए बहुत गंभीर बनेंगे, जिसका रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जैसी ये घटना घटी विधानसभा क्वेश्चन उठा तो सरकार ने भी कल मंत्रालय से एक आदेश जारी किया, जहां पर कुणाल गोस्वामी जो तहसीलदार है उसको निलंबित कर दिया और बस्तर में उसको अटैच कर दिया। लेकिन इस प्रकार का जो किसान संगठन यहाँ पर छत्तीस किसान इस बात को लेकर श्री राम माने उस पर अभी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि तहसीलदार के खिलाफ FIR कायम की जाए और उससे हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इस बात को लेकर किसान आंदोलन अभी जारी है और ये लड़ाई अभी लंबे समय तक लड़ते रहेगी। लेकिन जिसको किसान सरकार को और आगे फेस करना होगा। दिव्या जी बिल्कुल प्रदीप, किसान लगातार तहसील के चक्कर लगा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अधिकारियों ने उसकी सुनवाई क्यों नहीं की? राजस्व विभाग का एक सिस्टम बहुत ही छत्तीसगढ़ में बहुत ही पेचीदा है या प्रचार कहा जाए या फिर सरकार की कार्यशैली ऐसी है, नियम ऐसे नहीं, जिससे कि किसान बहुत परेशान रहता है। छोटी छोटी बातों के लिए कई चक्कर प्रमाणीकरण के लिए, ऋण पुस्तिका के लिए, D1 नकल, D2 लेने का किसान कई चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार इससे जो संज्ञान नहीं देती। तो निश्चित है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है जिससे कि सरकार की बदनामी खूब आती है और किसान और थोड़े अनपढ़ किसान होते हैं, बेचारे कितना चक्कर लगाते हैं और इसी कारण ऐसी घटनाएं घटती है। मजबूर होकर किसानों के जहर खाने की शिकायत देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, किसान की अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या उसके तरफ से कुछ कहा जा रहा है? राज्य शासन की ओर से कलेक्टर दीपक सोनी को सख्त निर्देश दिए गए कि अच्छी से अच्छी सुविधा यहाँ पर दी जाए, ताकि रायपुर में उनका इलाज चल रहा है। वैसे अभी भी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और जैसे स्थिति सुधार होगा सुधार आएगा, परंतु लेकिन अभी स्थिति किसान की हीरालाल साहू की बहुत स्थिति गंभीर है। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला राज्य शासन ने पूरा खर्चा उठाने का वादा किया है ताकि जल्दी से जल्दी किसान स्वस्थ हो जाए, ताकि इस वजह से कोई दुर्घटना न हो, ताकि सरकार की बदनामी आए। ठीक है प्रदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रायगढ़ में CSPDCL के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है। तो वहीं सूचना स्थानीय लोगों को सूचना पर पहुंची 12 दमकल की गाड़ी, 200 कर्मचारियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो वहीं इसमें 300 पुराने ट्रांसफार्मर भी जल गए। तो आपको बता दें, अभी आग लगने की स्पष्ट वजह भी सामने नहीं आई है। तो ये बताया जा रहा है कि परिसर के दूसरी तरफ से असामाजिक तत्वों के ने जलती लकड़ी का टुकड़ा फेंका, जिससे पहले केबल और फिर खराब ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो आपको बता दें, ट्रांसफार्मर में मौजूद तेल के कारण यह आग फैल गई, जिससे पूरा मामला शहर के कोतरा रोड इलाके के 132 kV सब स्टेशन के नजदीक बने CSPDCL का है। तो आपको बता दें, बिजली कंपनी के वेयर हाउस में भीषण आग लगी, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलौद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें, चोरी के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रकम बरामद हुए हैं। तो वही चोरी की वारदात में
शातिर चोर सहित एक अपचारी बालक भी गिरफ्तार हुआ है। तो आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से नकदी, सोने चांदी के जेवरात सहित कुल जुमला 8,84,000 रुपए बरामद हुए हैं। तो आपको बता दें, बलौद से यह खबर है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी के जेवरात सहित पुलिस ने नकदी रकम भी बरामद किए हैं। तो वहीं चोर सहित एक अपचारी बालक भी गिरफ्तार हुआ है। होली त्यौहार के दूसरे दिन 15 तारीख को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि शिक्षक नगर थाना बालोद में अज्ञात चोरों के द्वारा 3 घर में घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम लेकर चोरी कर लिया गया है, जिस पर मौके का घटनास्थल का निरीक्षण एसडीओपी बालोद और थाना प्रभारी के द्वारा किया गया और थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग रेंज आईजी के निर्देशन पर और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एसआर भगत के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीओपी बालोद देवान सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली और साइबर टीम का गठन किया गया, जिन्होंने घटनास्थल के आसपास लोगों से बारीकी से पूछताछ किया गया और जहां चौक चौराहे पर सभी जगह सीसीटीवी फुटेज और त्रिनयन ऐप के माध्यम से फुटेज जो है उसका एनालिसिस किया गया और संदेही लोगों को चिन्हांकित किया गया, जो नीरज ध्रुवे के रूप में उसका पहचान हुआ। पुलिस के द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया है और हिरासत के दौरान आरोपी जो है उसने कबूल किया है और उसके बताए अनुसार एक नाबालिग अन्य चोर के द्वारा मिलकर इन्होंने 14 और 15 की दरमियानी रात को 3 घरों का ताला तोड़कर चोरी किया है और पूर्व में भी ये जो आरोपी है ये बुढ़ापारा में भी चोरी कर चुका है और इसके पास से हम लोगों ने सामान बरामद किया है और आगे भी अन्य केसेस में इसकी पूछताछ कर रहे हैं। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां नगर निगम की महापौर परिषद का गठन हो गया। तो वही महापौर मीनल चौबे ने 14 MIC सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा भी की है। सबसे पहले ज्यादा 5 MIC सदस्य रायपुर पश्चिम विधानसभा से लिए गए हैं। तो आपको बता दें, उत्तर दक्षिण और ग्रामीण विधानसभा से 3-3 पार्षदों को महापौर परिषद में जगह मिली है। तो वहीं मीनल की टीम में चारों विधायकों और रायपुर सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल की पसंद का ख्याल रखा गया है। तो वहीं रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश अपने विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा सदस्यों को MIC में लाने में सफल रहे हैं। तो वहीं इसके पीछे कहा जा रहा है कि महापौर मीनल चौबे रायपुर दक्षिण विधानसभा से आती हैं। तो वहीं सभापति सूर्यकांत राठौर उत्तर विधानसभा से हैं। तो आपको बता दें, इसलिए बैलेंस करने के लिए रायपुर पश्चिम विधानसभा से ज्यादा पार्षदों को MIC में मौका दिया गया है। इन पार्षदों को MIC में जगह नहीं मिल पाई है, उन्हें जोन अध्यक्ष बनाकर एडजस्ट भी किया जाएगा। आपको बता दें, रायपुर से खबर है जहां 15 साल बाद बीजेपी की MIC की लिस्ट आई है, जहां 5 महिला पार्षदों को यह मौका मिला है। तो वहीं ग्रामीण से 3-3 पार्षदों को यह पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाकर मेयर इन काउंसिल का गठन निम्नानुसार निर्वाचित पार्षदों में से किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष अंकित विभाग का प्रभारी सदस्य नियुक्त किया जाता है। मैं आप लोगों के सामने 14 सदस्य होते हैं हमारे MIC में, जिसमें हम सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश किए हैं और मैंने अपने विधायक, सम्मानीय विधायकगण और सम्मानीय सांसद महोदय के साथ मिलकर हमने इस निर्णय पे पहुंचे हैं। हमारे सभी जितने भी हमारे पार्षद जीत कर आए हैं सभी बहुत ही योग्य हैं, मगर चूंकि हमारी बाध्यता है कि हम 14 लोगों को ही MIC में ले सकते हैं, तो सभी समीकरण को मिलाकर 14 नाम चिन्हित हुए हैं, छांटे गए हैं। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली है। तो वहीं सरकार की महत्वपूर्ण पुनर्वास नीति और नियत नेलानार योजना से प्रभावित होकर 19 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो वहीं इनमें से 10 नक्सलियों पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें, सभी माओवादियों को अधिकारियों ने 25-25 हजार रुपए नगद राशि भी प्रदान की है। तो वहीं बता दें, इस आत्मसमर्पण के साथ ही
साल 2025 में अब तक कुल 84 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तो इसके अलावा अब तक 137 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए हैं और 56 माओवादियों को अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। तो ये आत्मसमर्पण करने वाले सभी 19 नक्सली पूर्व में फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी जैसे अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल थे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के जगदलपुर मेयर संजय पांडे शहर के पार्कों का निरीक्षण करने पहुंचे। तो वहीं जहां पार्कों में गंदगी देखने को मिली तो इससे नाराज होकर मेयर संजय ने अफसरों को फटकार भी लगा दी। साथ ही 12 नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। तो वहीं महापौर संजय पांडे ने अनुपस्थित सफाई कर्मचारियों के वेतन भी काटे जाने की बात कही है। साथ ही कहा है अगर नियमित सफाई नहीं की जाती है तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही निगम कमिश्नर के साथ बैठकर सफाई को लेकर कार्य योजना भी बनाई जाएगी। क्योंकि नगर निगम जगदलपुर के कर्मचारी काम पे लगे हुए हैं, परंतु जिनसे जितनी अपेक्षा की जाती है उसमें थोड़ा लापरवाही बरती जा रही है। उसी को लेकर पार्क आज तीसरी बार भ्रमण हुआ। पार्क में जो मिनिमम कम से कम सफाई व्यवस्था ठीक हो सके उसका प्रयास किया जा रहा है। आयुक्त महोदय, पूर्व आयुक्त महोदय सस्पेंड हो गए, नए आयुक्त महोदय छुट्टी में हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक आयुक्त महोदय फ्लो में रहेंगे तो सफाई व्यवस्था निश्चित रूप से हम 1 महीने के अंदर इसको एक अच्छी व्यवस्था के रूप में तब्दील करेंगे। मेयर इन काउंसिल का गठन भी शीघ्र होना है। मेयर इन काउंसिल के बनते ही कार्य में भी कसावट आएगी और अच्छे नतीजे उसके आएंगे। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।